तो चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स वी आर कंटिन्यूइंग। टॉपिक आज का हमारा गर्ल्स बिगन गोइंग टू स्कूल। अब गर्ल्स स्कूल जाने लगी, बच्चियां स्कूल जाने लगी। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। बहुत सारी महिलाएं जो थी वो महिलाओं को स्कूल भेजने की फेवर में बहुत सारे रिफॉर्मर्स सोचने लगे कि अगर महिलाओं की स्थिति में, बच्चियों की स्थिति में अगर बदलाव लाना है तो उसके लिए सबसे पहले इनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए एजुकेशन से ही पॉसिबल है, तो एजुकेट करना पड़ेगा इनको। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। विद्यासागर ने कलकत्ता में और बाकी रिफॉर्मर्स कुछ थे, उन्होंने मुंबई जैसे, बॉम्बे जैसे शहरों में गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए। When the first school were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. जब पहले स्टार्टिंग में स्कूल खोले गए मिड 19th सेंचुरी में, तो लोग घबराते थे, डरते थे, कैसे भेजे बच्चों को स्कूल में, क्योंकि ये नया ट्रेंड था, अभी तक कोई जाता ही नहीं था, गर्ल्स स्कूल जाती नहीं थी। They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. लोग ये डर गए कि स्कूल जो है, बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो घर के काम कब सीखेंगे, कब करेंगे वो, तो इस कारण से लोग स्कूल भेजने से डरते थे। Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. They felt that girls should stay away from public spaces. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. Sometimes women taught themselves. You remember what you read about Raj Sundari Devi in your book Social and Political Life last year. She was one of those who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. तो ज्यादातर लोगों को ये डर सताने लगा कि लड़कियां जब स्कूल जाएंगी तो उनको पब्लिक प्लेसेस में से, मार्केट से होकर गुजरना पड़ेगा, तो इनको थोड़ा ठीक नहीं लगा। अब तक महिलाएं घर के अंदर होती थी, तो बच्चियां जब बाहर निकलेंगी, महिलाएं बाहर निकलेंगी तो लोगों को दोबारा नहीं था, उसमें उनको लगा ये पब्लिक प्लेसेस से गर्ल्स का गुजरना बिल्कुल भी सेफ और ठीक नहीं है। तो लगभग पूरी 19th सेंचुरी में ही ज्यादातर लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, लड़कियों को पढ़ाया जाता था या तो घर पे ही, प्राइवेट ट्यूटर्स आते हैं जो घर पे आके होम ट्यूशंस के द्वारा पढ़ती थी, या फिर उनके हस्बैंड्स पढ़ाते थे, या उनके पेरेंट्स पढ़ाते थे, फादर पढ़ाते थे, और या फिर वो खुद पढ़ती थी। ऐसी एक कहानी हमने 6th में पढ़ी थी, 7th में पढ़ी थी, रस सुंदरी देवी की। In the later part of the century, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. अब 19th सेंचुरी के एंड टाइम की बात करें तो आर्य समाज ने पंजाब में और ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र जैसी जगहों पर भी स्कूल खोले लड़कियों के लिए। In aristocratic Muslim households in North India, women learned to read the Quran in Arabic. They were taught by women who came home to teach. Some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. The first Urdu novels began to be written from the late 19th century. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. अब उस समय का जो मुस्लिम हाउस होल्ड था, यानी कि मुस्लिम लोग जो थे खासकर, वो लोग और ज्यादा लड़कियों को बाहर भेजने पे, आपने देखा था उनके तो यहाँ पे पर्दा प्रथा भी होती है, ज्यादातर बुर्का वगैरह पहनती है महिलाएं, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ऐसे में महिलाओं को कुरान अरबी भाषा में पढ़ना सिखाया जाता था, और घर जाकर उनको एक महिला टीचर ही आती थी उनको पढ़ाने, पुरुष टीचर भी नहीं, महिला टीचर ही। फिर कुरान से मुमताज अली का नाम दिया गया है। उन्होंने जो कुरान की आयतें होती हैं उनको इंटरप्रेट किया कि भी कैसे कुरान में भी लिखा है कि महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। इन चीजों के, इन आइडियाज को उन्होंने एक्सपेंड किया और एनकरेज किया कि ये जो ऐसी धार्मिक पुस्तकें, इनको लोकल भाषा में, आसान भाषा में भी लिखा जाना चाहिए ताकि हर एक आदमी उसको पढ़कर समझ सके। वुमेन राइट अबाउट वुमेन। अब महिलाओं ने ही महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया। वुमेन राइट अबाउट वुमेन। From the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh. अब मुस्लिम महिलाएं जो है उनको पढ़ाने के लिए बेगम्स ऑफ भोपाल की जो बेगम्स थी, उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला गर्ल्स एजुकेशन के लिए, और अलीगढ़ के अंदर। कहाँ खोला इन्होंने? अलीगढ़ में। Another remarkable woman, Begum Ruqayya Sakhavat Hussain, started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. अब दूसरे यहाँ पर एक और महिला का नाम दिया गया है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने पटना में और कलकत्ता में महिलाओं के लिए स्कूल खोले, गर्ल्स के लिए स्कूल खोले। She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women.
वो एक बड़ी बोल्ड किस्म की, बोल्ड मतलब अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने वाली महिला थी। उन्होंने खुलकर लोगों को, धार्मिक नेताओं को क्रिटिसाइज किया, उनका विरोध किया, उनकी आलोचना की कि ये लोग महिलाओं को धार्मिक दृष्टि से भी नीचे दिखाते। गर्ल्स को तो कुरान में, हर एक हमारे धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया, लेकिन हम में से कोई भी धार्मिक नेता जो है महिलाओं को वो एक्चुअल में दर्जा नहीं देने को राजी है। बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज। 1880 में महिलाएं जो यूनिवर्सिटीज में भी एंटर होने लगी। कुछ महिलाएं जो थी वो ट्रेन होकर डॉक्टर बनने लगी, कुछ टीचर्स बनने लगी, बहुत सारी वुमेन जो थी वो लिखने लगी, पब्लिश करने लगे अपने व्यूज को सोसाइटी के बारे में। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश्ड अ बुक। ताराबाई शिंदे नामक एक महिला जो कि पूना में घर पे ही उनकी एजुकेशन हुई थी, उन्होंने किताब पब्लिश करवाई जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना, देखो स्त्री मतलब महिला, पुरुष मतलब मेल, तुलना दोनों का कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। और इसमें उन्होंने महिला और पुरुष के बीच में जो सामाजिक डिफरेंसेस हम लोग बना के बैठे हो कि पुरुष बाहर काम करेगा, महिला घर में ही काम करेगी, इन सब चीजों को उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. She founded a widow's home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. Here women were trained so that they could support themselves economically. पंडिता रमाबाई जो थी वो एक अलग ही किस्म की, एक बहुत ही बड़ी संस्कृत की स्कॉलर थी। उन्होंने हिंदुइज्म के अंदर किस प्रकार से महिलाओं को, यानी कि हिंदू धर्म में हमारे जो रीति रिवाजों के अंदर भी कैसे महिलाओं को दबा कर रखा जाता है, कैसे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, जैसे हमने देखा था सती प्रथा थी, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज थी, तो इन सब का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने पूना में एक विडो शेल्टर होम भी खोला जहां पर ऐसी महिलाएं जिनके पति उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, या जिनके पति गुजर चुके थे, या जिनके परिवार वाले उनको ध्यान नहीं देते थे, ऐसी महिलाओं को वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए चीजें सिखाती, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ताकि वो खुद पैसा कमाकर किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। Needless to say, all this more than alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. Orthodox Muslims were also worried about the impact of these changes. अब इन सब चीजों, ये बदलाव जब आने लगे तो हमारे हर एक धार्मिक व्यक्ति जो थे, भले वो हिंदुइज्म से जुड़े हो, भले वो मुस्लिम धर्म से जुड़े हो, इन सब लोगों ने महिलाओं की बढ़ती हुई आजादी पर अपनी चिंता व्यक्त की कि महिलाएं अगर आजाद हो जाएंगी तो इससे हमारा समाज जो है वो वेस्टर्नाइज हो जाएगा टोटली, यानी कि विदेशों में कैसा होता है कि अब हम भी वही करते जा रहे हैं तो हमारा कल्चर तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इसका विरोध किया, ये दुहाई देते हुए कि हम तो विदेशी कल्चर अपनाते जा रहे हैं। As you can see, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reforms. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers and set up women's associations. अब 19वीं सदी के एंड तक महिलाएं खुद भी रिफॉर्म्स में जुड़ गई, महिलाएं खुद भी इस तरह के काम करने लगी, जैसे कि उन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया, मैगजीन्स को एडिट करना शुरू किया, स्कूल्स खोलने शुरू किए, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने शुरू किए, वुमेन्स एसोसिएशंस बनाना शुरू किया, यानी कमिटीज होती है ना महिलाओं का ग्रुप एक दूसरे की हेल्प के, जैसे तुम्हारे स्कूलों में सोशल सर्विस क्लब है, इको क्लब है, ठीक है, ऐसे उन्होंने क्लब्स बनाना शुरू किया ताकि वो महिलाओं की एक दूसरे की मदद कर सके। From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage and better health care and education for women. Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movements from the 1920s. महिलाओं ने अपना पॉलिटिक्स के अंदर भी थोड़ा प्रेशर बनाना शुरू किया, पॉलिटिशियंस के ऊपर, यानी कि देश की पॉलिटिक्स को भी अपने हाथ में लेना शुरू किया और प्रेशर बनाना शुरू किया कि महिलाओं के फेवर में कुछ कानून बनाए जाए ताकि महिलाएं इस स्थिति से जल्दी जल्दी बाहर आ सके। और बहुत सारी महिलाओं ने नेशनल मूवमेंट्स और सोशलिस्ट मूवमेंट्स भी ज्वाइन कर लिए। इन द 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था पहले, तो ये भी उन्होंने डिमांड किया कि वोट डालने का अधिकार हमको मिले, वो भी दिया गया। फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं को इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम का जो इनका दर्जा देना था, इक्वालिटी का, उसके लिए इन्होंने भी अपनी सपोर्ट इन महिलाओं को दी। नेशनल लीडर्स प्रॉमिस दैट
देयर वुड बी फुल सफरेज टू ऑल मेन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इन नेताओं ने महिलाओं से वादा किया जब हम आजाद हो जाएंगे हर एक को बराबरी का दर्जा मिलेगा, जो वोट पुरुष का होता है वही वोट महिला का भी रखा जाएगा। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। और तब तक इन्होंने महिलाओं को राजी किया कि आप आपसी लड़ाई को छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। अब महिलाएं पुरुषों के खिलाफ लड़ रही हैं, देश के खिलाफ लड़ रही हैं, रूल्स में बदलाव करने के लिए लड़ रही हैं, तो इससे देश का नुकसान है। उनको राजी किया कि आप एक बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो, जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम तुम्हारी फेवर में जरूर कोई ना कोई लॉ बनाएंगे। और ऐसा हुआ भी, ऑब्वियसली हम आज देख ही रहे। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब कास्ट के बारे में जानेंगे और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे, समाज में किस तरीके से रिफॉर्म्स हुए। Some of the social reformers we have been discussing also criticize caste inequalities. Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. The Prarthana Samaj adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes. In Bombay, the Paramhansa Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. Many of these reformers and members of reform associations were people of upper caste. Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of the caste prejudice in their lives. There were also others who questioned the injustice of the caste social order. During the course of the 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower children. These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. अब सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने हमारे यहाँ पर जो कास्ट इनइक्वालिटी मतलब ऊंचे नीचे का भेदभाव जो था, इसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया। राजा राममोहन राय के अलावा बहुत सारे दूसरे लोग भी थे, परमहंस मंडली जैसे हुई, इन लोगों ने कास्ट एबोलिशन, कास्ट सिस्टम जो था, जो एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए कि कास्ट सिस्टम होने, इसका फेवर किया और कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए भी काम किया। अब इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए जिसमें अपर कास्ट के लोग भी शामिल होते थे। अपर कास्ट के लोग इन चीजों के विरोध में शामिल होते थे कि भाई एबोलिशन होना चाहिए इस तरह की लॉ का, इस तरह के कानून का, जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ इक्वालिटी से ना रह सके। ठीक है, तो हम सब लोग एक हैं और हर एक किताब में धार्मिक जगह पर यही लिखा हुआ कि वी ऑल आर वन। तो ऐसे में एबोलिशन के खिलाफ इस प्रथा को, ये जो छुआछूत की बीमारी थी हमारे समाज में, इसको खत्म करने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है। इसको खत्म करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने ट्राइबल एरिया में, जहां पर ट्राइबल्स आदिवासी लोग रहते हैं या लोअर कास्ट के लोग होते हैं, वहां पर स्कूल चालू किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनमें जुड़कर एजुकेशन प्राप्त करें और कुछ ना कुछ काम, स्किल सीखकर अपना इंडिपेंडेंटली गुजारा कर सके और इस बदलती दुनिया से कंधे मिला के चल सके। At the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities. उसी समय गरीब लोग जो थे वो अपने गांव छोड़ के शहरों में जाने लगे जहां पर उनको काम मिल सके। There was work in the factories that were coming up and jobs in municipalities. अब शहर बनते जा रहे थे, फैक्ट्रियां बनती जा रही थी, वहां पर काम मिल रहा था लोगों को। The expansion of cities in chapter 6, we have already studied about this. Think of the new demands of labor. This created drains had to be dug, roads laid, building constructed and cities cleaned. अब डिमांड लेबर की बढ़ेगी, जब शहर बनेगा तो शहर में सड़कें बनेंगी, घर बनेंगे, ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, हर एक सुविधा वहां पे लोगों को चाहिए, तभी तो शहर कहलाएगा। तो वो सब काम करने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर कहां से आएगी? उसकी डिमांड बढ़ गई तो गांव से लोग वहां शिफ्ट होने लगे ताकि उनको काम मिल सके। ड्रेन्स हैड टू बी लेड। दिस रिक्वायर्स कूलीज, अब सामान उठाने के लिए कूलीज चाहिए, डिगर्स खोदने वाले लोग चाहिए, कैरियर्स सामान ले जाने वाले चाहिए, ब्रिकलेयर्स, मैसन्स चाहिए, सीवेज क्लीनर, यानी कि हर तरह के जो लोग थे उनकी डिमांड बढ़ गई। Where did this labor come from? The poor from the villages and small towns, many of them from low caste, began moving to the cities where there was a new demand for labor. अब गांव के लोग भले वो ऊंची कास्ट के थे भले लोअर कास्ट के थे, वो सब कहां चले गए? शहरों की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पर काम की डिमांड ज्यादा थी, लेबर की डिमांड ज्यादा थी, इसलिए वहां पर उनको काम मिल जाता था आसानी से, इसलिए लोग उस तरफ जाने लगे। Some also went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia. Work in the new locations was often very hard. कुछ लोग असम में काम करने लगे जाके, कुछ विदेशों में भी चले गए।
जैसे आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज के अंदर रहने वाले लोगों का ज्यादातर नाम सरनेम हम लोगों से मिलती जुलती है। वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर्स के नाम देखो ज्यादातर हमारे जैसे होते हैं, तो वहां पर हमारे वाले लोग जाके बसे हुए थे। ठीक है, अब ये लोग जो थे ये सिर्फ हाई कास्ट के लोग नहीं होते थे जो ये काम करने शहरों में जाते थे। कौन से लोग होते थे? लो कास्ट वाले भी होते थे। Now, but the poor, the people from low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exerted over their lives and the daily humiliation they suffered. अब इस चीज को शहरों में जाकर काम करने की जो स्थिति थी, इसको गरीब लोगों ने, लो कास्ट लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि ये हमको मौका मिल रहा है कि हम शहर जाएंगे और ये लैंड ओनर्स जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो कि हमको लो समझते हैं, कास्ट में लोअर समझते हैं, इस चीज से हमें छुटकारा मिल जाएगा, हम वहां जाएंगे। तो ये सोचकर भी काफी सारे गरीब जो थे वो शहरों में काम की तलाश में चले गए। देयर वर अदर जॉब्स टू, कुछ और जॉब्स भी थी यहाँ पर। द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज, अ लार्ज नंबर ऑफ माहर पीपल who were regarded as untouchable found jobs in the Mahar regiment. The father of B.R. Ambedkar, the leader of Dalit movement, taught at an army school. अब और भी जॉब्स थी, ये तो काम हमने पढ़े। आर्मी की जॉब भी थी, आर्मी में भर्ती हुए माहर कम्युनिटी के लोग जो थे उनको अनटचेबल माना जाता था, लेकिन उनको आर्मी में भर्ती किया जाता था। आर्मी में उनकी एक रेजिमेंट थी जिसको नाम दिया गया था माहर रेजिमेंट। तो माहर रेजिमेंट में उनको नौकरी मिलती थी आर्मी में, तो आर्मी ज्वाइन कर ली, मतलब आपको आपके कास्टिज्म से छुटकारा मिल गया, आप एक लेवल पर आ गए। वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर के पिता जो थे वो एक दलित मूवमेंट के हेड थे, लीडर थे, वो भी एक आर्मी स्कूल में ही पढ़ाते थे।